Akif Sahab and Mr. Gilani Sahab are delivering guest of activity for the student of physics. So we will discuss inshallah later. Let me to start the session formally. I will invite the anchors. So please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning to you all. Myself, Sabira Shahbaz from Physics Department and myself, Altaf Tahir Khamigal from Department of Physics. Respected teachers, beloved students of FT College, and dear guests, it is honor to extend a warm welcome to you all. We are especially grateful to have our chief guest with us today. Your support and wisdom means a great deal to us. May today's event be a testament to talent, growth, and shared achievements. So, there is one quote of Iqbal. तेरी रहमतों में है मुनस्सर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीका-ए इल्तिजा न मुझे शौर-ए नमाज. So let's begin our day with the name of Allah, who is creator and master of the entire universe. So with this, now I would like to call Fazal Amin from Physics Department. Please come on stage for recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله. Jazakallahu khair. Dear students and faculty members and other chief guests, I just want to say you that आज जिस मौके पे हम लोग खड़े हुए हैं, explore the universe. What is universe? What we are going to deal with it? What are the stunning dots that we see in the night sky? ये जो छोटे छोटे डॉट्स इस आसमान में दिखते हैं रात के अंधेरे के अंदर, इसके तारीख के अंदर, ये कोई मामूली डॉट्स नहीं है.
For a physicist, it is a sacrifice, it is a deed, it is their life. एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर, एक कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीख है। वो लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं just to understand the meaning of the dots that they see in the dark night. एक दौर था, सेंचुरीज गुजर गए, गैलीलियो गैली, केपलर, न्यूटन, काफ़ी लोगों ने काम किया, तब वो लोग इनको एक डॉट्स कहते थे। आज हमें पता चला कि सिंपल डॉट्स में ये स्टार्स, गैलेक्सीज और इनके अंदर कई ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं जानते, जिसके बारे में कार्ल सिगान ने कहा था, टुडे वी आर ऑन द वे टू नो समथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। स्पेस इस लेवल तक खूबसूरत है, इस लेवल तक खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का अंदाज सिर्फ फिजिक्स बयान कर सकता है। फॉर दैट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने एक ऐसे बंदे को यहाँ पर आज मुंतखब किया है जो कि ग्रेट पर्सनैलिटी इन फिजिक्स है, जो कि हमें ये बात बताएंगे, ये जो गैलेक्सीज हो गया, स्टार्स हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी जो एक दौर में सिंपल डॉट्स थे, आज गैलेक्सी मैपिंग, स्टार डिटेक्टेशन, इनके अंदर के स्ट्रक्चर्स, क्लस्टर्स, एक्सोप्लैनेट, प्लैनेट एंड फर्दर जो सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं। सो फॉर दैट आई विल कॉल प्रोफेसर बाकर अली शाह टू कम ऑन स्टेज टू मेक यू श्योर अबाउट द ब्यूटी ऑफ द कॉस्मोस फॉर मार्केटिंग एंड रिक्रूटमेंट। प्रोफेसर बाकर अली शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इनिशियल टाइम आपका लूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ फ़िज़िक्स की नो हाउ तो होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली फ़िज़िक्स से बिलोंग नहीं करते, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ़िज़िक्स में हैं लेकिन उनका दिल और दिमाग फ़िज़िक्स में नहीं है। तो उन सब के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो इस्माइल ज़बी से शुरू होगी है, क्योंकि फ़िज़िक्स में पता नहीं शायद वो वैसे ही आ गए हैं, उनका दिल और दिमाग फ़िज़िक्स में नहीं था, जाना कहीं और था तो आ इधर गए। तो अब कोशिश हमारी है कि आपको ये बताएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है और फ़िज़िक्स और एस्ट्रोफिज़िक्स या एस्ट्रोनॉमी का आपस में क्या रिलेशन है। एंड आई यूज़ अ टर्म इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो टर्म मैं यहाँ पर भी यूज़ करता हूँ। एंड विद दैट सॉरी आई विल बी लिटिल ओपन। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो फिज़िक्स में आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिज़िक्स में जाते जाते गिर जाते हैं। सो हम आना चाह रहे हैं फिज़िक्स में, हम कहीं और जा रहे थे, गिर गए फिज़िक्स में। ये चीज़ हम जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी वो दिल और जान से कबूल करें कि हम फिज़िक्स में आना चाहते थे, हम गिर गए इसमें, ये वो गलती से हम इसमें आ गए, लेकिन अब उसको दिल और जान से हम कबूल करना चाहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले शुरू तो मैं करता हूँ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर कुछ थोड़ी सी 5 मिनट लूँगा ताकि मैं फिर अपने काम की तरफ आ सकूँ। मोहम्मद बाकिर, सैयद मोहम्मद बाकिर इज़ माई नेम, और क्वेटा ही मेरा सिटी है। मैं पैदा भी यहीं हुआ हूँ, पढ़ा भी यहीं से हूँ, रहता भी यहीं हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी यहीं गुजरी है और गुजर भी रही है, जब तक है इंशाल्लाह यहीं है। और बहुत बचपन से ही मुझे लगाव हो गया था एस्ट्रोनॉमी से, और एस्ट्रोनॉमी की वजह से फिर मैंने चूज़ की फ़िज़िक्स। सो मेरा सफ़र इस तरह है, रिवर्स है, यानी फ़िज़िक्स से एस्ट्रोनॉमी की तरफ नहीं गया, एस्ट्रोनॉमी से फ़िज़िक्स की तरफ आया। क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी,
रीज़न ये थी कि मुझे ये पता चल गया बड़ी अर्ली एज में कि आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए फिज़िक्स की ज़रूरत है। विदाउट फिज़िक्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और पता नहीं ये वाली मोटिवेशन अब हमारे स्टूडेंट्स के अंदर क्यों नहीं है। इवन डॉक्टर जो है वो मरीज़ को जब चेक करता है तो फिज़िक्स के आलात से शुरू करता है और फिज़िक्स के आलात पे ख़त्म करता है। स्टेथोस्कोप से शुरू करता है, दैट इज़ द वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट, और ब्लड प्रेशर आपका मेजर करता है। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट भी फिज़िक्स की टर्म्स में होती है, हम उसको मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कहते हैं, टॉर भी कहते हैं। और वहाँ से शुरू करके तो MRI और पता नहीं क्या क्या सारी फील्ड्स फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। इवन डॉक्टर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फिज़िक्स। और विद अगेन लिटिल सॉरी, अगर फिज़िक्स के सारे हालात हटा दिए जाएं तो डॉक्टर नब्ज देखने पे आ जाएगा, जो एक ज़माने में वो हकीम किया करते थे। लिहाजा आज अगर डॉक्टर है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। एंड ये मैंने एक फील्ड का जिक्र किया, इस तरह कोई भी फील्ड आप उठा लें सो इट इज़ बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास थोड़ी सी मोटिवेशन होनी चाहिए टू कम इनटू फिज़िक्स एंड वर्क फॉर फिज़िक्स। एंड इफ़ यू विल वर्क फॉर फिज़िक्स डेफिनेटली यू विल वर्क फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ। इस वक्त जो कुछ भी आप इस रूम के अंदर देख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ फिज़िक्स। जो कुछ चल रहा है, लाइट्स एंड एवरीथिंग, ये सब फिज़िक्स की देन। इवन हम सांस ले रहे हैं फिज़िक्स की वजह से। इलेक्ट्रिकल पल्स हमारे हार्ट पे आती है, हार्ट बीट करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे ब्रेन में जा रही हैं, एंड एवरीथिंग वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ फिज़िक्स। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स इन दैट। फिज़िक्स इज एवरीथिंग डेफिनेटली, एंड विदाउट एस्ट्रोफिज़िक्स हमें फिज़िक्स के भी बेसिक लॉज बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद कभी पता ना चलते। सो एस्ट्रोफिज़िक्स सप्लीमेंट्स फिज़िक्स। और एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि वो पूरी फहरिस्त में से मैं गुजरूँ। तो मैंने कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी चूज़ की हैं कि जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि कहाँ पर एस्ट्रोफिज़िक्स फिज़िक्स को सप्लीमेंट कर रही है या उसने किया, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके साथ साथ कुछ अपना वर्क भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और यकीनन मेरा वर्क 36 ईयर्स पे मुहित है, तो आधे घंटे में तो नहीं हो सकता। उसमें से चंद एक झलकियाँ आपसे शेयर करूँगा और चंद एक और चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे शेयर करनी है। तो मेरा ख्याल है जी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि नाइट स्काई का जिक्र होना है। रात को आसमान के ऊपर आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, वहाँ से हमने बात को शुरू करना है। तो आई थिंक इतनी बेसिक तो हम सब जानते हैं कि जी सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम की थोड़ी बेसिक्स तो मैं ख्याल वो छोटे बच्चों को भी हम बता देते हैं स्कूल में, लेकिन कभी टाइम मिले तो आप सोलर सिस्टम को कंप्लीट एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि सोलर सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। खैर, आज सोलर सिस्टम पे तो हम बात ही करेंगे, बट वी ऑल नो दैट द सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टार एंड दैट इज सन, और उसके गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। एंड डेजिग्नेटेड प्लैनेट्स, लेटेस्ट हम जानते हैं कि जो डेजिग्नेशन है उसके मुताबिक 8 प्लैनेट्स हैं। वी हैव 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। लाइक प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। सो सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट हैं रिकग्नाइज्ड, और हर प्लैनेट, पहले दोनों प्लैनेट्स को छोड़ के हर प्लैनेट के गिर्द उसके सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जिसको आप सैटेलाइट्स भी कहते हैं, मून भी कह सकते हैं। तो अर्थ इज हैविंग 1 सैटेलाइट जिसको हम मून कहते हैं। प्लैनेट मार्स इज हैविंग 2 सैटेलाइट्स। जुपिटर, द नेक्स्ट प्लैनेट, इज हैविंग about 100 satellites revolving around it, and then Saturn planet is having 200 plus satellites revolving around it. तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के गिर्द सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, और सोलर सिस्टम में कॉमेट्स हैं और एस्टेरॉयड्स हैं। ये दोनों वर्ड्स आपने जहन में रखने हैं क्योंकि आगे मैं यूज़ करूँगा। सो कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स यूँ समझ लें कि छोटे छोटे स्टोन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक्स हैं जो सन के गिर्द घूम रहे हैं। और कॉमेट्स क्या होते हैं? उन्हीं रॉक्स में अगर थोड़ा सा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ें भी मिक्स कर दी जाएं तो उसको हम कहते हैं कॉमेट। एंड जब ये कॉमेट्स सिचुएशन ऐसी जब हो जाती है, व्हेन द कॉमेट्स कम क्लोज टू द सन, दे इवेपोरेट एंड दे डेवलप अ टेल।
and that is called a comet. So basic difference between asteroid and comet, कि comet जो है वो wet है, asteroid dry है. ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने ज़हन में रखना है ताकि आगे चल के मैं फिर इसका आपको रेफरेंस दे सकूं. अच्छा, सोलर सिस्टम की बस इतनी सी बात करके मैं आगे बढ़ता हूं. अब ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि सोलर सिस्टम खुद कहाँ है. अगर कोई कैमरा लेके सोलर सिस्टम से बाहर जाए और देखे कि सोलर सिस्टम कहाँ पर है, सो सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इनसाइड अ गैलेक्सी. एंड आई थिंक इतनी भी बेसिक्स हम जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि व्हाट इज अ गैलेक्सी. गैलेक्सी बिल्कुल जिस तरह प्लैनेट्स सन के गिर्द घूम रहे हैं, इस तरह गैलेक्सी के अंदर स्टार्स घूम रहे हैं. उसके सेंटर में एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी ने स्टार्स को होल्ड किया हुआ है, एंड ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट मैसिव ऑब्जेक्ट. दैट मैसिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ब्लैक होल. सो कभी लंबी डिस्कशंस होंगी तो ब्लैक होल्स पे हम बात करेंगे, बट आज नहीं. सो आप इस इमेज में, दिस इज अ गैलेक्सी, इस इमेज में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, एवरी डॉट इज अ स्टार एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल ब्लैक होल. सो वेयर इज द सोलर सिस्टम लोकेटेड? It is located inside a galaxy, and that galaxy is called Milky Way galaxy. This is another computer generated image. हम जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, ये उस गैलेक्सी का एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, क्योंकि हम अपनी गैलेक्सी को खुद तो देख नहीं सकते हैं बाहर से जाके. सो देयर आर अबाउट 400 बिलियन स्टार्स, 400 बिलियन स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल ब्लैक होल. और 400 बिलियन स्टार्स में से एक हमारा सन भी है, और सन अकेला नहीं है, यकीनन वो प्लैनेट्स के अपने पूरे सिस्टम के साथ गैलेक्सी के अंदर मौजूद है. सो अब अगर आप ये सारी बातें यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, सो दिस इज द सिचुएशन दैट राइट नाउ वी आर इनसाइड सोलर सिस्टम, and solar system is within galaxy. So अगर okay, I think यहाँ पर एक इमेज मैंने इंक्लूड किया था, वो इमेज शायद वो कॉपी करने में मिसिंग हो गया, तो मैं उसको नरेट कर देता हूँ. वैसे ही आप अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको बेसिकली क्या नजर आएगा? आपको अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी नजर आएंगे, और जितने स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं रात को आसमान पे, वो आपकी उस गैलेक्सी के स्टार्स हैं जिसमें आप रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी. सो बेसिकली पूरे आसमान पे जो स्टार्स बिखरे हुए आपको नजर आते हैं रात के वक्त, वो मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स हैं. एंड अमंग दो स्टार्स, फ्यू ब्राइट डॉट्स आर नॉट स्टार्स, दे आर प्लैनेट्स ऑफ योर ओन सोलर सिस्टम. अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के लिए ना एस्ट्रोनॉमी का पहला सरप्राइज होता है. वो समझते हैं कि शायद प्लैनेट्स को हम किताबों में देख सकते हैं. आप कोई किताब खोलेंगे तो उसके अंदर प्लैनेट की तस्वीर आपको नजर आएगी, एंड प्लैनेट कैन ऑल्सो बी सीन ओनली बाय द टेलीस्कोप्स. तो ऐसा नहीं है. प्लैनेट्स, सारे के सारे प्लैनेट्स आम आंख से देखे जा सकते हैं, और इतने प्रोमिनेंट नजर आते हैं कि इतने प्रोमिनेंट स्टार्स भी नहीं होते. सो व्हाट यू विल सी ऑन द स्काई इज मेनी स्टार्स ऑफ योर गैलेक्सी इन विच यू लिव, एंड द प्लैनेट्स. आम आंख से सिर्फ एक यूरेनस एक नेपच्यून नजर नहीं आता, विच इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. बाकी सारे प्लैनेट्स आप देख सकते हैं. प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जो हैं उसमें वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सब आप देख सकते हैं, आम आंख से देख सकते हैं. ओके, एंड देन ये जो मिल्की वे गैलेक्सी का जिक्र हुआ, ये मिल्की वे गैलेक्सी खुद कहाँ है? Milky Way galaxy is located in a bunch of galaxies, and that bunch of galaxies is called local cluster of galaxies, and that local cluster of galaxies contains like 60 galaxies, and each galaxy contains billions of stars, right? तो अब हम galaxy के बाहर की बात कर रहे हैं. We are talking about the local cluster of the galaxies. That local cluster of the galaxies is part of another big system of the clusters, and that is called supercluster. So यूं समझ लें कि जैसे हमारे ये जो हॉल है, if it is a Milky Way galaxy, then the other hall, then the other hall, then the other hall, this is called local cluster,
and that local cluster is part of another very very big cluster that is called supercluster, and the whole universe is filled with superclusters. So हमारी पूरी यूनिवर्स में गैलेक्सीज की तादाद कितनी है, we really don't know, and we think we have trillions and trillions of galaxies in the universe. और उन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी वो है जिसके अंदर हम रहते हैं, in which we live, that is the Milky Way galaxy. Okay, this is the image. आप रात को आसमान पे जो भी सितारा देख रहे हैं वो अपनी ही गैलेक्सी का स्टार आप देख रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि यू कैन सी द प्लैनेट्स, और चूंकि एक आम बंदे को ये नहीं पता चलता कि ये जितने डॉट्स नजर आ रहे हैं इनमें प्लैनेट कौन सा है, तो अमूमन प्लैनेट्स को हम उस वक्त आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक आज अगर मैंने आपको ये बताना है कि प्लैनेट को कैसे देखें, तो मैं आपको फ़ोन करके कह सकता हूँ कि जी बाहर निकल के देखें, आज चांद फलां प्लैनेट के साथ है। यानी जब मून किसी प्लैनेट के साथ आता है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जब देखेंगे कि जी हाँ मून के साथ कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट चमक रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा दैट ब्राइट ऑब्जेक्ट इज अ प्लैनेट। सो सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट, सबसे ब्राइट प्लैनेट जो आसमान पे नजर आता है दैट इज प्लैनेट वीनस, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ये नजर आता है। वीनस इतना प्रोमिनेंट है कि अगर अंधेरा हो कंप्लीट तो वीनस की लाइट जो है वो आपका शेडो कास्ट करती है, इतना ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। और अक्सर स्टूडेंट्स, ये वाक़या हो चुके हैं मेरे साथ बहुत दफ़ा, अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, सर मैंने आसमान पे बड़ी अजीब चीज़ देखी है, कोई एलियंस तो नहीं आ गए, कोई यूएफओ तो नहीं आ गई। मैंने कहा क्यों, आपको कोई हेलो हाई किया किसी ने? नहीं सर वो एक बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है, ऐसा ना वो नीचे उतर जाए। मैंने कहा कौन सा ब्राइट ऑब्जेक्ट है? सर वो उस तरफ है। मैंने कहा जी वो वीनस है, कोई यूएफओ नहीं है, ये वीनस है। ठीक है, सो वीनस ऐसी चीज़ है कि उसको अक्सर लोग देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। सो प्लैनेट वीनस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल आई की ऑब्जर्वेशन जो है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं वी हैव टू वेरी ब्राइट डॉट्स, और ये दोनों ब्राइट डॉट्स जो हैं इनमें से एक, दिस वन इज प्लैनेट वीनस एंड दैट ब्राइट डॉट इज जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर। और ये ऊपर मून भी आप देख सकते हैं। यानी ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये आम आंख से बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। ये देखिए शाम का वक्त है, जब स्टार्स नज़र नहीं भी आते तब भी प्लैनेट्स बहुत आराम से आप देख सकते हैं। एंड देन अब यहाँ से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो फिजिक्स में क्या रोल उसने प्ले किया, फिजिक्स के बेसिक लॉज की अंडरस्टैंडिंग में क्या उसने अपने क्या हिस्सा उसने अपना डाला है। मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी यहाँ पर चूज़ की हैं कि जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि एस्ट्रोफिजिक्स ने फिजिक्स को क्या दी है, बट एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कभी मौका मिलेगा तो फिर हम बाद में जाएंगे। ये वाली एग्जांपल जो है इसको बड़ा आपने और से देखना है, आपके लिए सरप्राइज होगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो भी बीच में इंक्लूडेड है, और हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस पर्सन, शायद फिजिक्स से रिलेटेड लोगों ने कभी इसका नाम सुना हो। हिज नेम इज टाइको ब्राहे। ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर। बहुत पुराने वक्तों की बात है जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ये सब यहाँ लिखी हुई है। और टाइको ब्राहे के दौर में टेलीस्कोप नहीं होती थी, ठीक है। अच्छा, ये जो बंदा है इससे रिलेटेड एक बड़ा मशहूर वाक़या भी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ जल्दी से, अभी मेरे जहन में आ गया, थोड़ा सा आप मज़ा भी कर लें, ज़रा थोड़ा सा हंस भी लें, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये वो बंदा है जिसकी बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर गुजरा है, इसकी एक बंदे से बहस हो गई मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे, किसी मैथमेटिकल मसले पे इसकी एक बंदे से बहस हो गई, और नतीजा ये निकला कि जी कल मुकाबला होगा और जो मुकाबला जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अब मुकाबला कैसे करना था? तलवारबाजी से। पता नहीं आप शायद समझ रहे हो कि मुकाबले से मुराद है कोई मैथमेटिकल फाइट थी, कोई इक्वेशंस लिखनी थी, नहीं, तलवारबाजी का मुकाबला था जिसको डुअल कहा जाता है। सो देयर वाज अ डुअल अरेंज्ड, जो जीतेगा उसका जो वर्जन होगा उस प्रॉब्लम का वो मान लिया जाएगा। सो ड्यूरिंग दैट फाइट मुखालिफ बंदे की तलवार टाइको ब्राहे को लगी और इसका नाक कट गया। वो तो हम मुहावरे में कहते हैं ना कि आपने मेरा नाक कटवा दिया, इसका रियली नाक यहाँ से कट गया।
एंड अब ये तो खैर एक वो पोर्ट्रेट आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसने अपने नाक की जगह एक मेटालिक नोज लगाता था वो, और हमारा ख्याल ये है कि ही वॉज वेरी रिच, सो दैट मेटालिक नोज वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड। बट बिल्कुल रिसेंटली हमें पता चला कि नहीं जी वो ऐसी भरम था, वो कॉपर की नोज थी, वो भी हमारी तरह था, कोई ऐसा रिच नहीं था। बहरहाल बात पे वापस आ जाते हैं। टाइको ब्राहे के दौर में टेलीस्कोप नहीं थी, तो उसने क्या किया, प्लैनेट्स की पोजीशंस नोट की, सारी जिंदगी प्लैनेट्स की पोजीशंस नोट करता रहा। प्लैनेट्स की पोजीशंस नोट करते करते उसने टेबल्स बनाए, उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जिसमें उसने लिखा मार्स इधर था, जुपिटर इधर था, बिकॉज प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, हर रोज प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करता है। और जब उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर ली तो उसको ये नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाई द प्लैनेट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। मार्स आज यहाँ नजर आ रहा है, कल इधर है, परसों इधर है, जुपिटर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एंड like many of us, like myself and many of us, he was also poor in mathematics. एक बहुत बड़ा इशू है ना हमारे साथ, हम फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं या हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो मैथमेटिक्स में आके हम फंस। ही वॉज ऑल्सो वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स। ही हायर्ड अ मैथमेटिशियन ताकि वो ये बताए कि प्लैनेट अपनी पोजीशन क्यों चेंज करते हैं। सो दैट मैथमेटिशियन वॉज कैपलर, और जोहानस कैपलर, द फेमस पर्सन जोहानस कैपलर। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स वाले जरूर इसको जानते हैं। कैपलर ने क्या किया कि उन प्लैनेट्स की पोजीशंस को काफी अरसे देखता रहा और उसके बाद उसने नतीजा ये निकाला, व्हाई द प्लैनेट्स चेंज देयर पोजीशंस, एंड देन ही सेड बिकॉज द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। एंड हाउ द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, द वेरी फेमस 3 लॉज ऑफ कैपलर। कैपलर ने अपने 3 लॉज उन ऑब्जर्वेशन से बना। अब ये तरतीब आपने याद रखनी है कि टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशंस हैं और कैपलर ने अपने 3 लॉज बनाए। पहला लॉ कैपलर का बड़ा मशहूर लॉ, कैपलर कहता है कि प्लैनेट्स सन के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एंड आई थिंक इतना हम सब जानते हैं इलिप्स का क्या मतलब है। इलिप्स मीन्स ओवल शेप, बेजली ऐसे ऑर्बिट बनता है। सो प्लैनेट्स सन के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं। जब ये सन के करीब से गुजरता, सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम की इसी तरह है, जब सन के करीब से गुजरता है प्लैनेट तो ज़रा तेज हो जाता है, जब दूर जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड देन लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर। एंड देन द सेकंड लॉ ऑफ कैपलर, अगर प्लैनेट इस जगह पर है और कुछ वक्त के बाद प्लैनेट इधर पहुंच जाता है, देन दिस एरिया, इफ यू मेजर दिस एरिया, जितना एरिया उसने स्वीप किया अपने ऑर्बिट में, वो एरिया हमेशा सेम रहता है एवरीवेयर। लाइक अगर प्लैनेट 10 दिन में इधर से इधर पहुंच जाए और अपने ऑर्बिट में 10 दिन में इधर से इधर पहुंच जाए तो ये एरिया और ये एरिया आपस में सेम होंगे। सॉरी मैं थोड़ा मैथ्स की तरफ चला गया, बट मजबूरी है, क्या करें। सो एरियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। आपने पता नहीं ये कभी पढ़ा नहीं होगा, एरियल वेलोसिटी, द एरिया स्वीप्स आउट इन इक्वल टाइम रिमेन्स सेम। दिस इज कैपलर्स सेकंड लॉ। कैपलर का थर्ड लॉ कि जितना प्लैनेट का डिस्टेंस सन से ज्यादा होगा उतना उसका सन के गिर्द चक्कर लगाने का टाइम भी ज्यादा होगा, सिंपल वर्ड्स में। सो मैं उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो बस ये याद रखें कि जितना प्लैनेट सन से दूर होगा उतना सन के गिर्द देर से चक्कर लगाएगा। मरकरी द फर्स्ट प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 88 डेज, और वो जो आखिरी प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून, वो 100 एंड समथिंग 60 एंड 70 ईयर्स में सन के गिर्द एक चक्कर लगाता है। सो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सन यू टेक मोर एंड मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। दैट इज कैपलर्स थर्ड लॉ। अब आप ये ज़हन में रखें कि कैपलर का इरा कौन सा है। मैं जरा पिछली स्लाइड पर वापस चला जाऊँ। कैपलर का इरा ये ज़हन में रखें, यानी कैपलर की डेथ कब हुई है 1630, ये कैपलर का इरा है। और सॉरी, इसी इरा के बाद दुनिया में आए हैं न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो ये आपने तरतीब याद रखनी। अब ये तीनों लॉज जो कैपलर के हैं, इन तीनों लॉज को मैथमेटिकली यूज करके
आइजैक न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का जो है, ये गूगल की सर्च है आपके सामने, मैं तो नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज एक्चुअली ड्रिवन फ्रॉम केपलर्स लॉज। तो जो ये वर्जन समझते हैं कि जी न्यूटन के आगे सेब गिरा था और सेब के गिरने से उसने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली थी, टोटली रॉन्ग वर्जन। अगर सेब के गिरने से इतनी बड़ी इक्वेशन बन जाती है तो अल्लाह करे मेरे आगे पूरा दरख्त गिर जाए, मेरी बात जाते जाते पीएचडी हो जाएगी। अगर सेब के गिरने से इक्वेशन आती है तो मैं समझता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे पूरा फलदा दरख्त मेरे आगे गिर जाए, मेरी तो किताबें लिखी जाएंगी, मैं तो बहुत मशहूर हो जाऊंगा। सो सेब के गिरने से ग्रेविटी डिस्कवर नहीं हुई। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which is definitely the famous universal law of gravitation न्यूटन का, जिसकी इक्वेशन सबको जुबानी याद है, F is equal to capital G m1 m2 upon r square. That was not because of the freely falling apple, that was because of Newton, that was because of Kepler's 3 laws. So that is the contribution of astrophysics and astronomy in physics. Astrophysics and astronomy gave you the first theory of gravity. Right? And then the second theory of gravity, general relativity. I think इसका जिक्र भी कभी ना कभी आपने सुना है. The correct theory of gravity right now accepted is general theory of relativity. Gravity क्या है? अब हम हमसे कोई पूछता है gravity क्या है, हम क्या कहते हैं? Gravity is not a force, rather what is gravity? It is the bend in space and time. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है वो अपने गिर्द क्या करता है, स्पेस को और टाइम को बेंड कर देता है, और जब स्पेस और टाइम बेंड होता है तो उसको आप ग्रेविटी कहते हैं. सो दैट इज द न्यू वर्जन given to you by Einstein in 1915. Okay, so this is the second version. What is gravity? Actually, this bend in space and the time is called gravity. So suppose this is Earth, this is Sun, and this is some star of the Milky Way behind the Sun. But as the light of the star will pass near the Sun, it will bend because space itself has bent. और आपको लगेगा कि लाइट इधर से आ रही है, so you will see the star at a different position. So this is the new theory of gravity and right now accepted theory of gravity. और इसको टेस्ट करने के लिए भी हमने एस्ट्रोनॉमी का ही सहारा लिया है, क्योंकि 1919 में जब सोलर इक्लिप्स हुआ था तो हमें पहली दफ़ा पता चला कि जी हाँ वाकई एक स्टार की लाइट सन के करीब से गुजर के बेंड हो सकती है. सो दैट वाज अगेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एस्ट्रोफिजिक्स इनटू फिजिक्स. यानी आपको जनरल थ्योरी की एक्सेप्टेंस या जनरल थ्योरी का टेस्ट किसने दिया? दैट इज अगेन एस्ट्रोफिजिक्स. एंड देन देयर वाज अनदर प्रॉब्लम. ये भी बड़े गौर से देखने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि प्लैनेट्स सन के गिर्द कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. सो इफ यू लुक एट मर्करी स्पेशली, वैसे तो सारे प्लैनेट्स के साथ ये है बट स्पेशली मर्करी, द प्लैनेट मर्करी, जब वो सन के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ईच टाइम इट्स ऑर्बिट चेंजेस इटसेल्फ. ऑर्बिट खुद भी सन के गिर्द रिवॉल्व करता है. if you are getting me. Not only the planet revolves around the sun in elliptical orbit, but the orbit itself revolves around the sun. और ये हम कभी भी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है until के हमें आइंस्टाइन की relativity मिली. So आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ relativity ने इस फिनोमेनन को बिल्कुल ठीक ठीक एक्सप्लेन किया. Again the help from astronomy and astrophysics. सो अभी मैंने आपको ये बताया कि एटलीस्ट एक दो जगह ऐसी हैं जहां एस्ट्रोफिजिक्स ने आपको बड़ी बेहतरीन दो थ्योरीज प्रोवाइड की हैं. सो अब मुझे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को मैं पॉज करता हूँ कि एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी ने हमें फिजिक्स में क्या दिया. इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज किया. मैं आपको कुछ अपने कारनामे दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद वापस इस बात पे आ जाते हैं. सो अब
एक इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जी। मैं आज ये इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट मैं आया और आपसे दोबारा मुलाकात हुई तो मैं अपनी टेलीस्कोप्स ज़रूर लाना चाहूँगा। और इस वक्त अगर मैं अपनी टेलीस्कोप ले आऊँ तो यहाँ आप टेलीस्कोप को पड़े हुए देख ही सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके हम सन को देख सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट्स के साथ। लेकिन अगर शाम के वक्त हम कोई सेशन अरेंज करें तो हम प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। सो मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल बी यूजिंग टेलीस्कोप। बहरहाल ये जो टेलीस्कोप्स मेरे पास हैं, अगर इन टेलीस्कोप्स के बारे में आप किसी माहिर से पूछेंगे जी ये टेलीस्कोप्स कैसी टेलीस्कोप्स हैं, ये कितने कैलिबर ये क्या देख सकती हैं। सो दीज टेलीस्कोप्स आर मार्केटेड by saying that these telescopes are only good for observing moon and planets। अब ये ज़हन में रखें कि ये टेलीस्कोप्स जो आपको नज़र आ रही है ये क्या कह के बेची जाती है कि ये मून और प्लैनेट्स को देखने के लिए हैं बस, राइट। और ये काफ़ी महंगी टेलीस्कोप्स है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, या किसी शख्स ने अगर इंपोर्ट की हैं तो हम फिर उनसे परचेज कर लेते हैं, हम उनसे ख़रीद लेते हैं, ये कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ये इंपोर्टेड होती है। सो मैंने इन टेलीस्कोप से सोलर सिस्टम को कैसे देखा है वो कुछ इमेजेस में आपसे शेयर करता हूँ। जी हमारी गवर्नमेंट ऑफ रिसाइड है पर्टिकुलरली स्पेस स्टेशन राइट, सो उसका क्या मैं आपको बिल्कुल अपडेट दे देता हूँ उस पर, बिल्कुल। और जो करंट सिचुएशन है वो भी बता देता हूँ। ओके, विद और विदाउट टेलीस्कोप सन को कभी मत देखें। नेवर सी एट द सन, बिकॉज इफ यू विल सी एट द सन दैट विल बी योर लास्ट व्यू ऑफ योर लाइफ। आफ्टर दैट यू विल बिकम ब्लाइंड। ठीक है जी जी। ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि ये टेलीस्कोप से ना देखें, ये दुनिया में दुनिया है। सॉरी मैं समझ नहीं आया। मतलब किसी और कंट्री में हम अगर एडवांस टेलीस्कोप है तो उससे देख सकते हैं सन को। जी जी, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ। असल में उसमें ये है आई एम PhD इन एस्ट्रोनॉमी, और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया हमारे पास ऑब्जर्वेटरी थी जी जी। और हम अक्सर जो है वो दिन के टाइम इसको ऑब्जर्व करते थे सन को, और एट नाइट हम इसको सैटर्न को, जुपिटर को, इनको सबको, और वो पब्लिक होती थी और हम खुद भी करते थे, और हम जो है स्टूडेंट्स को भी, बाकी पब्लिक को भी करते थे जी। लेकिन ये है कि सन को देख सकते हैं कि मैं अभी उस बात का लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। ओके, सो मैंने कहा कि नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली विद और विदाउट टेलीस्कोप, राइट। बट इफ यू वांट टू वॉच द सन, जैसे सर ने कहा, वी यूज फिल्टर्स, we use solar filters. You use solar filters with the telescope. So I used solar filters with the telescope, and after you put the solar filter on the telescope, the sun appears like this. So I observe the sun regularly. Sun की surface is not completely plain and not completely bright. Sun की surface पे ये black spot appear होते रहते हैं, जो कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, इनको कहते हैं sun spots। और ये सन स्पॉट्स के इमेजेस हम रूटीन में लेते हैं। कुछ इमेजेस हैं जो मैंने डेट के साथ यहाँ मेंशन किए, एंड दिस सन स्पॉट हियर, ये मैग्नीफाइड आप देख सकते हैं, और ये वाला सन स्पॉट आप इधर मैग्नीफाइड देख सकते हैं। सो दीज इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय माई सेल्फ। अभी ये जो भी इमेजेस आप देखेंगे वो मैंने ऑब्टेन किए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास टेलीस्कोप हो और आप मून को ऑब्जर्व ना करें तो नहीं हो सकता। सो दिस इज मून, और ये दूसरी रात या पहली रात का चांद जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज द सेक्शन ऑफ द मून वेयर द सनलाइट इज रिफ्लेक्टिंग। और बाकी ये जो मून का सेक्शन ब्राइट है ये इसलिए क्योंकि सन की लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर मून पे पड़ रही है। सो जैसे मून की लाइट अर्थ पे पड़ती है, ऐसे ही अर्थ से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस मून के ऊपर भी पड़ती है। सो दिस सेक्शन ऑफ द मून इज विजिबल बिकॉज the light from the earth is hitting the moon। और इन्हीं telescopes और इन्हीं instruments से I can show you the moon in little bit more detail, and we have craters on the moon and we have lava flow regions on the moon। moon के ऊपर lava flow अब नहीं करता, माजी में करता था, तो वो अभी भी हम निशानात देख सकते हैं। And quickly moving forward, this is
planet Venus, which you can see with your normal eyes, but with the telescope, the planet Venus appears like moon, because जो भी ऑब्जेक्ट सन और अर्थ के बीच में होगा उसके फेजेस आप देख सकते हैं. सो जैसे मून के फेजेस आपको नजर आते हैं, फर्स्ट नाइट या सेकंड नाइट का मून है, इसी तरह वीनस और मरकरी के फेजेस भी आप देख सकते हैं. सो व्हाट यू सी हियर इज प्लैनेट वीनस 1600 टाइम्स zoomed up. जितना आप नॉर्मल आई से देख सकते हैं उससे 1600 टाइम्स आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं. वो मैंने इमेज यहाँ पे इंक्लूड किया. एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज आवर फेमस प्लैनेट जुपिटर. प्लैनेट जुपिटर को जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो कुछ और नज़र आए ना आए, आपको प्लैनेट जुपिटर की सरफेस पे 2 क्लाउड बैंड्स ज़रूर नज़र आते हैं, ब्यूटीफुल क्लाउड बैंड्स. और भी नज़र आते हैं बट 2 बड़े प्रोमिनेंट होते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव स्पेशल कैमराज विद अस. ये वो वाले कैमरे नहीं हैं जो जिससे भी हम तस्वीरें खींच रहे थे, ये स्पेशल एस्ट्रोनॉमी के कैमरे होते हैं जिनसे हम तस्वीर लेते हैं. एंड देन वंस अगेन दिस इज द इमेज ऑफ जुपिटर. और जुपिटर के साथ ये जो डॉट्स आपको 4 नजर आ रहे हैं, ये जुपिटर के 4 बड़े सैटेलाइट्स हैं जिनको गैलीलियन सैटेलाइट्स कहा जाता है. गैलीलियो डिस्कवर्ड देम बैक इन 1610. ये 4 बड़े सैटेलाइट्स जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं. ये इतने बड़े हैं कि इनमें से 1-2 तो मरकरी प्लैनेट से भी बड़े हैं. So they are satellites revolving around Jupiter, but in themselves they are just like planets. इतने बड़े बड़े हैं. So we can image them also. And then the famous planet Saturn. You have telescope, you have equipment, तो आप Saturn को भी देख सकते हैं. I hope everyone knows that Saturn के rings होते हैं. अच्छा, वो जो बुक्स में आप तस्वीर देखते हैं ना जी, वो बड़ी बड़ी दुनिया की टेलीस्कोप्स की तस्वीर होती हैं. Never expect that from these telescopes. At least these telescopes can show you this much detail. ये बहुत बड़ी बात होती है. ऐसा नहीं है वो जैसे आप एक बुक खोलते हैं उसमें इतना बड़ा सैटर्न की तस्वीर होती है. वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स उनसे हम लेते हैं. एटलीस्ट यू कैन सी दीज थिंग्स विद आवर टेलीस्कोप्स. सो दिस इज सैटर्न. एंड देन थोड़ी देर पहले मैंने कॉमेट्स का जिक्र किया था. सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे कॉमेट्स भी हैं और कभी कभी वो कॉमेट्स सन के करीब आते हैं एंड आफ्टर दैट सन उनके मटेरियल को मेल्ट करता है और जब मटेरियल मेल्ट होता है तो एक टेल सी बन जाती है. एंड वेरी वेरी रेयर दीज कॉमेट्स आर विजिबल विद नॉर्मल आइज. सो दिस इज द कॉमेट विच वॉज विजिबल लास्ट ईयर. ये डेट भी यहाँ पे मेंशन है. अगर आपने इसको नहीं देखा तो यू रियली मिस्ड समथिंग. सो दिस कॉमेट वॉज विजिबल ऑन द स्काई विद नॉर्मल आइज विदाउट टेलीस्कोप. सो ये इमेज किसी टेलीस्कोप से नहीं है, ये सिंपल उसी कैमरे से है जिस कैमरे से थोड़ी देर पहले भी फोटोग्राफी हो रही है. और मोबाइल फ़ोन के इमेजेस भी आप देख सकते हैं इस कॉमेट के लिए. एंड वंस अगेन द सेम कॉमेट जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये टेलीस्कोपिक इमेजेस हैं. एंड फ्रॉम दोज इमेजेस यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द कॉमेट. ये उसकी सारी डस्ट होती है पीछे की तरफ फैली हुई. And from that tail you can estimate many things. Then it is the work of astrophysics and mathematics कि आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. So ये सारी एस्ट्रोफोटोग्राफी वो है जो मैंने की है. एंड देन थोड़ा सा हम सोलर सिस्टम से अगर बाहर निकल जाएं, बट वी रिमेन विद इन मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें सोलर सिस्टम मौजूद है. सो लेट्स सी व्हाट आई कैप्चर्ड विद माय टेलीस्कोप्स. दिस इज द फेमस ओरायन नेबुला. Nebula is a place where gases are turning into stars. सितारे जहाँ बन रहे हैं उसको कहते हैं nebula. So this is Orion Nebula and I captured this image with even आप हैरान होंगे मेरी टेलीस्कोप और ये सेल फोन. This image is obtained with my telescope and cell phone. और जब ये इमेज मैंने पूरे पाकिस्तान की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ में सर्कुलेट किया तो उन्होंने कहा कि जी आप एक दफ़ा फिर सोच लें, आपने इमेज सेल फोन से लिया है. मैंने कहा जी मैंने सेल फोन से लिया है. ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी आप आपको करके दिखा देते हैं कैसे हो सकता है. वो एक टर्म है मिलिट्री में कि जी गन मैटर नहीं करती, इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन. उसको चलाने वाला मैटर करता है. बिल्डिंग्स मैटर नहीं करती, फैकल्टी मैटर करती है. लिहाजा टेलीस्कोप वही टेलीस्कोप किसी और के हाथ में होगी तो कुछ और बिहेवियर होगा, किसी एक्सपर्ट के हाथ में होगी तो कुछ और
बिहेवियर होगा. सो दिस इज द रीजन वेयर स्टार्स आर बीइंग बॉर्न एंड प्लैनेट्स आर बीइंग बॉर्न. दिस इज ओरायन नेबुला. हमारी अपनी गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स हैं, लेकिन कुछ सितारे बहुत करीब होते हैं, उनको क्लस्टर्स कहते हैं. लाइक ये इस वक्त इस रूम को अगर आप गैलेक्सी मान लें तो वो जो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो साथ बैठेंगे, दैट इज अ क्लस्टर. वैसे तो बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन कुछ बहुत करीब होते हैं, उनको हम क्लस्टर्स कहते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द स्टार क्लस्टर्स. और हर स्टार क्लस्टर का कोई ना कोई डेजिग्नेशन है एस्ट्रोनॉमी में, वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. दिस इज अनदर स्टार क्लस्टर. कुछ स्टार क्लस्टर्स वो होते हैं जिसमें स्टार्स थोड़े बिखरे हुए होते हैं, कुछ स्टार क्लस्टर्स वो होते हैं जिसमें स्टार्स करीब होते हैं. सो दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टार क्लस्टर. ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है एंड यू कैन सी दैट स्टार क्लस्टर एंड डेफिनेटली ऑल द स्टार्स ऑफ मिल्की वे, ये भी आप यहाँ पर सारे देख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली दीज इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय माय ओन टेलीस्कोप. This is another very beautiful star cluster having thousands of stars very close together, gravitationally bound, revolving around each other. And ये किसी ने भी नहीं सोचा कि यही टेलीस्कोप्स जो हैं ये आपको दूसरी गैलेक्सीज दिखाएंगी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा था आपसे, ये टेलीस्कोप जब मार्केट होती है तो कभी इसके बारे में ये नहीं कहा जाता यू कैन सी द गैलेक्सीज यूजिंग दीज टेलीस्कोप्स. क्या कहा जाता है टेलीस्कोप्स के बारे में? मून देख सकते हैं और प्लैनेट्स देख सकते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. गैलेक्सीज, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर की गैलेक्सीज, दे आर वेरी डिम, बहुत मध्यम गैलेक्सीज हैं. उनका नजर आना इन टेलीस्कोप्स में very close to impossible. And look what I have done. This dot here is another galaxy, and that galaxy is called M99 galaxy. And believe it or not, this galaxy is 30 million light years away. इसकी लाइट जो आप देख रहे हैं 30 मिलियन ईयर्स के बाद यहाँ पहुंची है. So this is the very famous M99 galaxy. आप अगर ये शिकायत करें इसकी डिटेल्स नजर नहीं आ रही, खुद नजर आ रही है with these telescopes. And then when I captured this galaxy here, this is called NGC 2903 galaxy. ये फिर astronomy की terms हैं, and you can see the whole galaxy, complete galaxy here, billions of stars. This galaxy is also millions of light years away. And then I captured another galaxy. This galaxy is Aegon. गैलेक्सी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टार्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इफ यू सी द गैलेक्सी एजॉन, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे साइड से नजर आती है. यू कैन सी द गैलेक्सी एजॉन इन दिस इमेज, एंड दैट इज अ सरप्राइज दैट द गैलेक्सी अपीयर्स इन दिस इमेज. एंड समटाइम्स आई हैव कैप्चर्ड मेनी गैलेक्सीज इन वन कैप्चर. लाइक इन दिस इमेज, दिस ऑब्जेक्ट हियर इज अ गैलेक्सी, and then this object here is a galaxy. In this image you can see 4 galaxies. So within one frame you can see many other galaxies other than Milky Way galaxy. And this galaxy is one of my best captures. A colorful image with 2 interacting galaxies I have captured with my own telescope. और ये image जब मैंने share किया, literally मैं वो comments कभी आपको दिखाऊं पूरे एस्ट्रोनॉमी के सोसाइटी वालों के, उन्होंने कहा मुझसे कि जी आपने कौन सी टेलीस्कोप नई परचेज की है जिससे आपने इमेज ऑब्टेन किया है. मैंने कहा जी कोई नई टेलीस्कोप नहीं है, थोड़ी टेक्निक चेंज की है. सो दिस इज अगेन इंटरेक्शन ऑफ 2 गैलेक्सीज आई हैव कैप्चर्ड विद द सेम टेलीस्कोप एंड दिस सेल फोन. एंड देन वंस अगेन वो जो बात बीच में रुक गई थी कि एस्ट्रोफिजिक्स ने हमें क्या दिया है, अब उस बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं. एंड क्विकली मैं से गो थ्रू करूंगा, बड़ी मजेदार बात है जी, इसको सुने. अच्छा, कुछ इमेजेस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए थे, जो मैंने जैसे लैपटॉप चेंज किया तो उसमें वो मिस हो गए. मैं आपको नरेट करता हूँ. जितने स्टार्स हैं, हर गैलेक्सी के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, उन स्टार्स के सेंटर में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. आई थिंक फिजिक्स जानती है इस बात को. एंड as a result of that fusion reaction, new elements are being born. ठीक है, इस बात को जरा सुने. हमारा सन हाइड्रोजन की फ्यूजन से हीलियम बना रहा है, एंड इन द नेक्स्ट स्टेज ये हीलियम को फ्यूज करेगा और अगला एलिमेंट बनाएगा. जब स्टार एलिमेंट्स बना लेता है, एट द एंड ऑफ द लाइफ द स्टार एक्सप्लोड्स.
एंड व्हेन द स्टार एक्सप्लोड्स तो उसकी जो गैसेस हैं वो फैल जाती हैं, सारे एलिमेंट्स जो उसके अंदर बने होते हैं वो बिखर जाते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स से वो नेबुला बनते हैं। वो जो स्टार के एक्सप्लोजन से गैसेस निकली उन्हीं से वो नेबुला बने, जिस नेबुला से फिर दोबारा प्लैनेट्स और स्टार बनते हैं। सो स्टार्स डाई टू मेक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। राइट, इस वक्त जो एलिमेंट्स आपके अर्थ के ऊपर मौजूद है ये स्टार्स के कोर्स में बने थे। लिहाजा जो आयरन, जो निकल, जो कॉपर, इस वक्त आपके जिन एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन जिनसे हम बने हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स स्टार्स के अंदर बने हैं और बिखरे हैं और उनसे फिर प्लैनेट्स बने हैं और उनसे फिर बाकी चीज़ें बनी हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आप सब स्टार डस्ट हैं। लेकिन सर हम जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारा जो स्टार का जो स्टार की डेथ होती है जी, और वो फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स होते हैं, स्टार के फ्लैक्स होने से वो ब्लैक होल फॉर्म होता है। जी, और इसका मतलब या जैसे आपने कहा कि स्टार का जो डेथ होती है तो उससे प्लेनेट बनते हैं। जी। प्लेनेट तो नहीं, लेकिन वो ब्लैक होल। A star की डेथ रिजल्ट्स इन 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जब स्टार डेड होता है ब्लैक होल नहीं बनाता। जब स्टार मरता है इट कैन फॉर्म a white dwarf, it can make a neutron star and then it can make a black hole. मेरी काफ़ी सारी रिसर्च 30 I have 30 publications Right. and I have worked all about that, the Right. formation of black hole. Such it. And more than 20 research articles are about the That is- formation of black hole That is amazing. by collapsing stars. Right. When the star is above certain mass, it collapses into a black hole. But when it is below certain mass, it collapses into a neutron star. And when it is, वो सबसे पहली लिमिट को हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट, 1.4 solar masses. When the star is 1.4 solar masses, it collapses into a white dwarf. और जब वो white dwarf बनता है, it collapses and bursts. Supernova explosion इसको हम कहते हैं. And when the star is above certain limit, 2.9 solar masses, it collapses into a neutron star and it bursts. Upper layers को burst करता है, खुद neutron star बनता है, इसको कहते हैं TOV limit. And when the star is above 5 solar masses, it turns into a black hole. Not all the stars turn into black hole. So when the star dies, it explodes. That is called a supernova and gives seeds for the next stars and planets. जी 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 प्लीज सर वो तो ब्लैक होल बनाता है। जी। एक क्वेश्चन है, ये जो चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाती है एंट्रोपी में डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके साथ क्या होता है जिसको कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो इंफॉर्मेशन जाती की तरह जबकि वो सारे डस्ट ब्लैक होल के इर्द-गिर्द ही मौजूद है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ब्लैक होल्स के बारे में बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो कुछ और है, ओल्ड थ्योरीज कुछ और हैं। एनी हाउ ब्लैक होल ईट्स एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ अ ग्रेविटेशनल कोलैप्स। बट हॉकिंग ये कहकर चला गया था दुनिया से, स्टीफन हॉकिंग द फेमस साइंटिस्ट, कि ब्लैक होल जितनी चीज़ों को अपने अंदर इनगल्फ करता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है एंड लेटर रिलीज करता है। बाद में हमने वो देखा भी, दैट इज कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशन। क्या वो सच में स्टोर करते हैं, उसकी ग्रेविटी उसको पूरा डिस्ट्रॉय? No, it captures everything and then takes it and then later it releases the matter. That is Hawking radiation. वो प्रूव हो चुके हैं, हमने देखा भी है। ओके, आगे चलते हैं जी। ओके, नाउ तीसरी चीज़ जो एस्ट्रोफिजिक्स आपको देने जा रही है, मैं बात कर रहा था कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो तीसरी चीज़ जो एस्ट्रोफिजिक्स आपको देने जा रही है जी, सॉरी माय इमेजेस आर मिसिंग। सोलर सिस्टम के जो एस्टेरॉयड्स हैं वो एस्टेरॉयड्स कभी भी अर्थ को हिट कर सकते हैं। दे माइट हिट अर्थ, जैसे कि 65 मिलियन ईयर्स बैक किसी एस्टेरॉयड के हिट करने से या कॉमेट के हिट करने से डायनासोर्स मर गए थे। सो द एस्टेरॉयड और द कॉमेट कैन हिट अर्थ एंड वाइप ऑल द लाइफ। इनको ट्रैक एस्ट्रोनॉमर्स कर रहे हैं, इनको ट्रैक टेलीस्कोप्स कर रही हैं। सो इन फ्यूचर अगर कोई एस्टेरॉयड हम तक आया तो उसको अर्ली वार्निंग और उसके लिए कुछ करना, ये भी एस्ट्रोनॉमी करेगी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी अलाइव बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो दैट इज अनदर थिंग एस्ट्रोनॉमी जो हमें दे रही है। एंड इफ
द लास्ट थिंग, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, अब मैं एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा हट गया हूँ, अब मैं किस पे चला गया हूँ? रॉकेटरी पे. रॉकेटरी इज पार्ट ऑफ स्पेस साइंसेस. इट इज़ नॉट एस्ट्रोनॉमी बट इट इज़ पार्ट ऑफ स्पेस साइंसेस. रॉकेटरी ने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है और मैं उसका जिक्र करने लगा हूँ. आई होप कि आप तवज्जो से सुन रहे हैं. पहली दफ़ा जब हमने मून मिशन करना था, दैट इज अपोलो स्पेसक्राफ्ट एंड दैट इज सैटर्न 5 रॉकेट बैक इन 1960s. बस ये आखिरी बात है, इसको ज़रा आप सुन लें. रॉकेट के ऊपर अगर मैं चाहूँ कि ये बॉटल रॉकेट पर रख के स्पेस में लॉन्च करूँ, सो एवरी पाउंड, मास की यूनिट है ना पाउंड, एक यूनिट हम यूज करते हैं केजी, अमेरिका वाले पसंद करते हैं पाउंड. आई थिंक एवरीवन नोज 2.2 पाउंड्स का एक केजी है. ईच पाउंड ऑन अ रॉकेट विल कॉस्ट मी $10,000. सो अगर रॉकेट के ऊपर जरा सी भी कोई चीज आप रखेंगे, वजन डालेंगे, तो आप रॉकेट उसको उठा नहीं सकेगा. यू नीड मोर फ्यूल. लिहाजा हमने रॉकेट को क्या रखना होता है? हल्के से हल्का रखना होता है, लाइट से लाइट रखना होता है. अब आप इमेजिन करें जब हमने मून को विजिट करना था, एंड बिलीव मी वी हैव विजिटेड मून. अभी हम इस पे बहस में नहीं जाएंगे कि हम चांद पे गए कि नहीं गए. वी हैव गॉन टू द मून. जब हमने मून पे जाना था, वी नीडेड अ कंप्यूटर इन द रॉकेट. ये बात सुनना जी बड़ी मजेदार है. रॉकेट के अंदर हमें कंप्यूटर चाहिए था जो रॉकेट को गाइड करता. एंड एट दैट टाइम हमारे कंप्यूटर्स बिल्डिंग्स में लगे हुए थे. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी कंप्यूटर्स को लगाने के लिए. तो आपने क्या करना था? उस कंप्यूटर को जो बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है उसको रॉकेट में फिट करना था, और रॉकेट का साइज उस बिल्डिंग से बहुत छोटा है. सो हमने 1960s में इन कंप्यूटर्स को मिनिएचराइज किया और हमने उन कंप्यूटर्स को छोटा करके रॉकेट में फिट किया. आज जो आपके पास लैपटॉप्स हैं और सेल फोन्स हैं, थैंक्स टू रॉकेटरी. अगर हमें कंप्यूटर्स को रॉकेट में फिट ना करना होता तो कभी भी हम कंप्यूटर्स को मिनिएचराइज ना करते. तो आपको जो आज मिनिएचर कंप्यूटर्स मिले, वो सेल फोन्स जो आपके पास मौजूद हैं या वो लैपटॉप जो आपके पास मौजूद हैं, थैंक्स टू द रॉकेट्स, ये उनकी वजह से. एंड डेफिनेटली एट द एंड मैं थोड़ी सी और बात की वजाहत कर दूँ. आई एम वेरी मच एक्टिव इन स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. और कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं. मेरी एफिलिएशन 2 जगहों से है. मैं दोनों जगहों के नाम आपको बता देता हूँ. अगर इस सिटी की अगर आप बात करें तो आई वर्क विद एन एकेडमी, स्टूडेंट्स एकेडमी. वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, FSC के और 9th-10th के वो आते हैं, पर एकेडमीज़ में सब जाते हैं. सो आई वर्क एट स्टूडेंट्स एकेडमी. स्टूडेंट्स एकेडमी जो मिलाद हॉल के साथ है, सो आई वर्क देयर. और एक दूसरी एफिलिएशन मेरी स्पेस साइंसेस ग्रुप के साथ है, जो पूरे पाकिस्तान का ग्रुप है एस्ट्रोनॉमी का, बड़ा फेमस. उनके साथ मेरी एफिलिएशन है. और मैं ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज करता रहता हूँ. ऑनलाइन मेरी जो प्रेजेंस है जी, वो हर वक्त रहती है. हम ऑनलाइन लेक्चर गूगल मीट के ऊपर करते रहते हैं विद द स्पेस साइंसेस ग्रुप. ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये सीरीज़ अभी भी चल रही है. आप देख सकते हैं ये 2nd एपिसोड इसकी जो है, ये अभी. तो हर इतवार को रात 9 बजे मेरी ये ऑनलाइन क्लास होती है और इसका लिंक उसी वक्त शेयर होता है. जो लोग भी स्पेस साइंसेस ग्रुप के वेब पेज को विजिट करेंगे उनको लिंक मिल जाएगा. सो दैट इज़ माई प्रेजेंस एट द सोशल मीडिया फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज. और ये एक क्लिप छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स. सो सपोज दिस इज मार्स, जो कि हमारा मौजूद है. आपका हवाई जहाज 3 काम कर सकता है. पहला काम, इसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशन. फ्लाई बाय मिशन का मतलब है आपका हवाई जहाज प्लैनेट के करीब से गुजरेगा, आगे चला जाएगा, लेकिन करीब से गुजरते गुजरते इसकी तस्वीर खींचेगा और आपको जमीन पे भेज देगा. दैट इज कॉल्ड फ्लाई बाय मिशन. ठीक है. और ये किसी भी प्लैनेट के करीब जाने का सबसे आसान तरीका फ्लाई बाय मिशन. उसके करीब से गुजरे तो उसकी तस्वीर. ये मिशन आज भी हम करते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो हवाई जहाज है वो मार्स की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाए और उसके गिर्द ऑर्बिट बनाए, मार्स के गिर्द घूमना शुरू हो जाए. और जब वो मार्स के ऑर्बिट में हवाई जहाज चला जाएगा तो वहां से बहुत बेहतर तरीके से मार्स की सरफेस को देख सकेगा. ये दूसरा मेथड. तीसरे मेथड की तरफ हम चलने लगे जी. थर्ड मेथड जो है उसको कहते हैं लैंडिंग.
लैंडिंग दो तरह से हो सकती है। पहली सूरत हाल ये है कि आप मरीन से ऑर्बिट बनाएं और ऑर्बिट से फिर लैंडिंग करें, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये भी हमने किया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका हवाई जहाज सीधा मरीन पे उतर जाए, ना उसके करीब से गुजरे, ना ऑर्बिट बनाए, बस जमीन से आए और सीधा मरीन के ऊपर उतर जाए, दैट इज डायरेक्ट लैंडिंग। हमने इन चारों तरीकों को, या ये जो तीसरे तरीके में दो तरीके हैं, हमने हर तरीके को एक्सप्लोर किया है। So this is my presence online और मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं और बड़ी जो अट्रैक्टिव बात है सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। You can anyone and I invite everyone to attend the lecture। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चूंकि हमारा जो स्पेस साइंसेस ग्रुप है इसके साथ आपको एफिलिएट होना पड़ेगा। स्पेस साइंसेस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं बट एक कोर कमेटी है और थैंक यू वेरी मच। ग्रुप इज़ एक्चुअली मेड बाय अब्दुल वहाब साहब, ही इज़ फ्रॉम साहिवाल एंड देन मैडम सारा सिद्दीकी, शी इज़ फ्रॉम कराची। ये ग्रुप इन दोनों का है बट फ्रॉम रावलपिंडी यासर अली अमान, ये भी मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और कोर कमेटी में फ़ौरन इन्होंने मुझे ऐड किया। सो वी 4 पीपल आर द मेन पीपल ऑफ द स्पेस साइंसेस ग्रुप। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, हम लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वहाँ भी शेयर करते हैं, फेसबुक पे भी शेयर करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स। और पर्सनली जहाँ तक मेरी बात है जी, मेरा फेसबुक पेज भी है। आप एस्ट्रो बाकिर से सर्च करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक पेज भी मिलेगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी मिलेगा। मैं यूट्यूब से बहुत दूर था हमेशा से, मैं यूट्यूब पे नहीं आता था, लेकिन ये जो मोहतरम साहब हैं जी, इन्होंने मुझे घसीट के यूट्यूब तक पहुंचाया जी। हर बंदा पूछता है आपका ऑनलाइन लेक्चर तो होता है, यूट्यूब चैनल किधर है? तो यूट्यूब चैनल ये साहब जो है इन्होंने मुझसे बनवा दिया, अब उसकी भी रेगुलर एपिसोड्स आ रहे हैं यूट्यूब चैनल की। एस्ट्रो बाकिर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। एंड देन ये स्पेस साइंसेस ग्रुप का सिंबल और ये पेज है, इसको आप देख लें अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। द ग्रुप बाय मिस्टर अब्दुल वहाब साहब, तो बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स हैं बट कोर कमेटी में हम चंद लोग ही हैं। दिस इज माई वेब पेज www.astrobakir.com। मैं अपनी जितनी एस्ट्रो फोटोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें वो इस पर मैं देता रहता हूँ और आप इसी वेब पेज से फिर मेरे फर्दर आगे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी जा सकते हैं। एंड देन थैंक यू वेरी मच। And now I wait for your questions, further questions. Most welcome, anyone. जी जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल टॉक। थैंक यू। सर, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टार है या गैलेक्सी है? ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये गैलेक्सी है और ये स्टार है? अच्छा, उसमें ये होता है कि हमारे पास स्टार मैप्स हैं और स्टार मैप्स में हमें पता होता है कि कहाँ स्टार्स हैं, कहाँ गैलेक्सीज हैं, बट देन फर्दर कंफर्मेशन इमेजेस से होती है। गैलेक्सी अपीयर्स एज फजी ऑब्जेक्ट एंड स्टार्स आर डॉटेड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप मेरे इमेजेस को रिकॉल करें तो गैलेक्सी एक क्लाउडी सा ऑब्जेक्ट होता है और स्टार्स डॉट्स की तरह होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जी ये गैलेक्सी है या ये नेबुला है और ये स्टार्स है। ये मेन डिफरेंस होता है उसमें। जी कितना फाइट चाहिए होता है, कितनी फाइट चाहिए होता है? ख्वारी का वर्ड आपने यूज किया, दो किस्म की है, एक ये वाली और एक मेहनत वाली। ये जो अभी मेरे इमेज के साथ 2 टेलीस्कोप्स आपने देखी हैं, इन दोनों टेलीस्कोप्स को मिला लें तो इनकी प्राइस कोई 2-2.5 लाख होती है। तो चलें, ये तो कहीं ना कहीं से अरेंज बंदा कर लेता है, बट घंटों बैठ के, और ये जो इमेजेस आपने देखे ये ऐसा नहीं है कि मैंने टेलीस्कोप लगाई और इमेज हासिल हो गया। 3-3 घंटे के बाद कोई सही इमेज आपको मिलता है, इमेज प्रोसेसिंग होती है। असल ख्वारी का वर्ड आपने जो यूज़ किया विच इज़ वेरी मच द कोयटा वर्ड, ये इट बिलोंग्स टू कोयटा। इसमें पैसे से ज़्यादा आपकी जो एक लगन है ना वो इसमें इंक्लूडेड है। खासतौर पर रात को जाग के 5 बजे आपने ली हुई है। जी जी ऐसे ही है। और सर के साथ तो मैं अक्सर इमेजेस शेयर करता हूँ विद दिस होप कि इनका सेल फोन साइलेंट होगा, ये बोलेंगे रात 3 बजे भी मुझे इमेजेस भेज रहे हैं। तो मैं शायद ही पिछली कई सालों में शायद ही कोई रात सोया हो, मैं नहीं सोया। असल ख्वारी ये है। जी आपने कुछ पूछना था?
प्लैनेट्स की वेलोसिटी का पूछ रहे हैं? जी जी देखिए, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज घूमेगी तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट सन के करीब आता है तो तेज हो जाता है, जब दूर जाता है तो स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप अर्थ के ऑर्बिट को देखें तो इट इज इलिप्टिकल बट ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कल। सो अर्थ सन के 30 किलोमीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, लेकिन मार्स जो है, जो सन से दूर है, वो 24 किलोमीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है। सो एज यू गो अवे फ्रॉम द सन यू बिकम स्लोअर, सो दैट टेक्स मोर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जी सर, ये फिर तो इतना मुश्किल नहीं होगा ना, सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो पिक्चर्स आपने देखी, एस्ट्रोनॉमी में पिक्चर्स वो पहली चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, बट एस्ट्रोनॉमी इज जस्ट लाइक फिजिक्स, फुल ऑफ मैथमेटिक्स। सो दैट मैथमेटिकल पार्ट आई डिडंट शो यू हियर। अगर मैं आपको पूरी इक्वेशन शो करूंगा तो आप बोलेंगे ठीक है। सो मैंने इसलिए इंटरेस्ट के लिए आपको इमेजेस दिखाए हैं, बट फ्रॉम दीज इमेजेस वी कम टुवर्ड्स मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस। जी सर, आपने मून लैंडिंग की बात की, क्योंकि सर जिन्होंने मून लैंडिंग की वो तो पूरी तस्वीर की बात भी किया कि हम लोगों ने लैंड नहीं की, इसे शो ऑफ हम लोगों ने किया। टू रिमेन द बिग सुपर पावर के हम लोग, हमारे नजरें हमारे ऊपर के यूएस के थे, तो उन्होंने खुद ही तस्वीर दिया कि हम लोग नहीं गए। सर, आप इसके बारे में अच्छा, ये एक ऐसा इशू है, मैंने इसलिए आपको दरम्यान में कहा कि ये एक अलग से इशू है। अगर आप एक सेंटेंस मुझसे सुनना, प्रूव्स मेरे पास बहुत हैं। अगर आप एक सेंटेंस सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि वी डिड लैंड ऑन द मून। वी डिड लैंड ऑन द मून फर्स्ट टाइम इन 1969 with the humans and last time in 1972 with the humans. 12 लोग चांद पे उतरे, लास्ट पर्सन वाज इन 1972। आफ्टर दैट ह्यूमन प्रेजेंस मून पे नहीं है, हम मून पे नहीं गए, खलाई जहाज मून पे उतरते रहते हैं, बट ह्यूमंस लैंडेड ऑन द मून, ये कंफर्म है। और अगर आप इसके प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो हम आपको यहाँ से बैठे बैठे भी दिखा सकते हैं विद दीज टेलीस्कोप्स। ये जो मेरे पास है ये तो नहीं, इससे थोड़ी सी और उसमें गुड़ डालेंगे, मीठा होगा, थोड़े और पैसे लगाएं, थोड़ी बड़ी टेलीस्कोप हो आपके पास, यू कैन एक्चुअली सी दो स्पेस क्राफ्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून जिसमें ह्यूमंस गए हैं, क्योंकि खलाई जहाज का बहुत सारा हिस्सा वहीं छोड़ कर आए हैं, तो अभी भी ह्यूमन प्रेजेंस के निशान मौजूद हैं। सो वी डिड लैंड। सर, ये कॉलेज के स्टूडेंट है, अगर ये कुछ पूछना चाहे जी और बताइए। जिस तरह आपने बता दी कि 69 में और 72 में गए, जी, तो उसके बाद क्यों नहीं गए? हाँ ठीक है। 1969 से लेकर 72 तक हम मुस्तकिल जाते रहे। टोटल 6 मिशन हमने मून की तरफ भेजे। 1969 में 2 मिशन गए और 72 में लास्ट। जब 72 में लास्ट मिशन मून पे गया, आई थिंक इट वाज नवंबर 1972। हाँ, ये जरूर है, उसके बाद नासा ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि जो ह्यूमन मिशन टू द मून है उनकी साइंटिफिक आउटकम नहीं है ज़्यादा। It was just for pride and win the Cold War against Russia. इसकी साइंटिफिक आउटपुट ज्यादा नहीं, हम मून पे उतरे, हम वहां से कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं लाए। सैंपल लाते थे कि मून से सैंपल है, सैंपल्स हम लेकर आए हैं, बट दो सैंपल्स कैन बी रिट्रीव्ड बाय स्पेसक्राफ्ट्स, जैसे चाइना लाया है अभी, तो उसके लिए इंसान का जाना जरूरी नहीं था, तो उन्होंने वो सारे मिशन बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी वी डिड लैंड ऑन द मून, बस हमने प्राइड लेना था, ले लिया, बट उसका साइंटिफिक आउटकम उसके पैसों की निस्बत बहुत कम है। तो उस वक्त नासा का बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया था, तो उसको कट करने के लिए सारे मून मिशन बंद कर दिए। सर, आमतौर पर मून के साथ एक ही फेस हमें नजर आता है, उसकी जो बैक साइड है वो नजर नहीं। जी 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 बिल्कुल। रीज़न ये है कि जी मून की ये वाली साइड हैवियर है और इस पर ग्रेविटी का असर ज़्यादा है, सो मून एक ही फेस को हमारी तरफ रखता है एंड देन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सो बिकॉज हम इस वजह से हम उसका एक ही फेस देखेंगे। जी मरकरी भी इसी तरह और अल्फा सेंचुरी में भी ये टाइड बॉन्ड सिस्टम है। अगर मरकरी सन के साथ टाइटली बॉन्ड है और वो डायरेक्ट स्पिन नहीं कर रहा, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, और वैक्यूम सिस्टम है इसमें, तो उसके अंदर इतनी तेज आवाज चलती कैसे? मरकरी प्लैनेट सन के साथ टाइटली बाउंड नहीं है। सर,
प्रोफेसर ब्रैनकॉक्स ने अपनी खुद की बुक के अंदर Y इक्वल MC स्क्वायर नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको उसकी बता देता हूँ रीज़न। जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टाइटली बाउंड होता है उसका एक्सियल रोटेशन टाइम और ऑर्बिटल रोटेशन टाइम सेम होता है। मरकरी का ऐसा नहीं है। मरकरी 88 डेज में सन के गिर्द घूमता है और 59 डेज में अपने एक्सिस पे घूमता है। सो इट इज नॉट टाइटली बाउंड टू द सन। आवाज चलती कैसी जो कि वो वैक्यूम है? मरकरी पे हवा नहीं चलती। सर मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। आई थिंक यू आर मिस्टेकन विद समथिंग एल्स। मरकरी के ऊपर हवा नहीं है। हाँ, सोलर विंड आती है, मरकरी को हिट करती है। सन से एक विंड चलती है, दैट हिट्स मरकरी। दैट इज नॉट मरकरीज विंड, इट इज सोलर विंड। जी, एनीवन एल्स? ये सोलर विंड के तकरीबन 100 साल पहले आया था। उसी टाइम इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी, लेकिन उसने काफ़ी डैमेज किया था। लेकिन अगर अभी उस तरह सोलर विंड आ गया, सोलर स्टूम, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सब कुछ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल ये इनका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें मैं वाज़ेह कर दूँ, सन जो है उससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कांस्टेंट विंड चलती है, वो 24 घंटे चलती है, वो हर वक्त चलती है। इसको कहते हैं सोलर विंड, वो हर वक्त चल रही है। लेकिन सन कभी कभी अपना मास बहुत ज़्यादा इमिट करता है, उसको कहते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शंस। वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा होती हैं और वो कभी कभी अर्थ को हिट करती हैं। और अगर कभी CME बड़ा हो गया तो ज़्यादा डैमेज कर सकता है। बट सोलर विंड इज कांस्टेंट, वो कभी बंद नहीं होती, वो मुस्तकिल चल रही है। जी, कोई जी। तो जैसे आपने कहा था कि ब्लैक होल्स में ये मिसकंसेप्शन है कि वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो नहीं। तो अगर वो स्टोर हो रही हैं, वो बाहर जा रही हैं, तो कहाँ जा रही हैं? अंदर कहाँ जा रही है? सर जैसे आपने कहा कि वो स्टोर होती हैं, अपनी वापस रिलीज। जी। वो कैसे और कहाँ रिलीज होती हैं या अंदर कहाँ? ये क्वेश्चन रिलीज करने का आपने कहा वो रिलीज नहीं होती। जी, हाँ जी। वो कहाँ रिलीज होती है? बैक इन आवर यूनिवर्स, बैक इन स्पेस। जैसे ब्लैक होल, जी, ब्लैक होल के ऊपर और नीचे 2 जेट्स निकलते हैं और हम इसको हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। वो मैटर को वापस रिलीज कर देते हैं। हाँ, तोड़ फोड़ के रिलीज करता है, बट इट रिलीजेस। सर ये बच्चे तो एनर्जी इवन लाइट के बच्चे 1 मिनट जी, इवन लाइट के अंदर एस्केप आउट ऑफ द ब्लैक होल। जी, तो इसमें जो भी चीज़ अगर इसमें इंटर होती है तो वो अभी तक उसका एनर्जी में कोई और चीज़, वो अभी तक ऐसी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि उससे कोई चीज़ रिलीज हुई है ब्लैक होल। that is because at the boundary of the black hole, that is event horizon, uncertainty principle जो है quantum physics का, that allows radiation to escape, because uncertainty होती है, आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो पार्टिकल की अनसर्टेनिटी के अंदर रहते हुए पार्टिकल एस्केप कर जाता है। सच फॉर हॉकिंग रेडिएशन। इवेंट होराइजन से सर बाहर जो है ना, कोई चीज़ भी इंटर हुई, कोई चीज़ भी बाहर नहीं। सच फॉर हॉकिंग सिमुलेट रेडिएशन। किया। Search for Hawking radiation. You will know that it leaks out radiation. It leaks out matter. ये नाम नोट कर लें, हॉकिंग रेडिएशन, इसको सर्च कर लें। मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर इस पर बात करूँ। जी, अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात आपने की। एक और भी क्वेश्चन सर ने किया था शुरू में, तो वो उसका आंसर भी इसमें आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स की जो सरपरस्ती के लिए जो इदारा है, आई थिंक एवरीवन नोज दैट इज स्पार्को। पाकिस्तान का जो नासा है ना, वो है स्पार्को। स्पार्को पाकिस्तान की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस। हम कई दफ़ा स्पार्को गए हैं और हमने उनसे कहा है कि जी हमें कोई आप सरपरस्ती में लें। वो कहते हैं सॉरी, हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप जाएं। तो इवन जो हम करते हैं उसको वो अपने नाम से पोस्ट करते हैं। पूरे साल में एक स्पेशल एक वीक होता है जिसको कहते हैं स्पेस वीक। उसमें ये एक्टिविटीज़ बहुत पूरी दुनिया में की जाती हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 आया है लास्ट ईयर। यानी एस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस फैलाने में पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और उसके 8 ग्रुप्स में एक ये हमारा ग्रुप भी शामिल है। सो बेसिकली हम उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उल्टा वो हम पे डिपेंडेंट है। जितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं पाकिस्तान में वो अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट कंडीशन, और मे बी फॉर्चुनेट क्या कहना चाहिए। जी,
सबसे बड़ा ग्रुप यही है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप जिसमें मैं शामिल हूँ। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो लोकल ग्रुप्स हैं, लाइक कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, मुल्तान एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, बट स्पेस साइंसेस ग्रुप किसी जगह का नहीं है पूरे पाकिस्तान में। सो इट वर्क्स ऑल ओवर द प्लेस। हम लाइक आप इनको बुलाएं, आई एम इंक्लूडिंग, आप मुझे कहें जी टेलीस्कोप लाएं, सन दिखाएं, आई विल बी देयर, आई विल शो यू प्लैनेट सन एवरीथिंग थ्रू द टेलीस्कोप। और हम आपसे पैसे वैसे कोई नहीं लेंगे। नो कोई मेन सेंटर नहीं है जी, देयर इज़ नो मेन सेंटर। इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई मेन बिल्डिंग नहीं है जिसमें हम बैठे हैं। आप अगर हमारी मीटिंग्स भी देखेंगे तो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, और अगर किसी इलाके में आप कहेंगे हम उधर ट्रैवल करके पहुंच जाएंगे कि जी हाँ बताएं क्या करना है। सो इट इज़ नॉट जस्ट कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये बस हम मिल के काम कर रहे हैं जी। सर हम क्वांटम रिलेटिविटी को हम क्वांटम ग्रेविटी को रिलेटिविटी के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? हमने कोशिश भी की है लेकिन हमें इसका यूनिफाइड रिलेशन नहीं मिला। क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी आपस में मैच नहीं करते हैं। डेफिनेटली देयर आर प्रॉब्लम्स विद दैट। इनकी जो एक कंबाइंड थ्योरी है दैट इज स्ट्रिंग थ्योरी, बट दैट इज नॉट स्टिल प्रूवन। सो ग्रेविटी अभी तक हमें कंप्लीटली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए व्हाई द ऑब्जेक्ट्स कॉज ग्रेविटी। हाउ द ग्रेविटी एक्ट्स तो पता है, बट व्हाट कॉजिंग द ग्रेविटी वो नहीं हमें पता। सो जब भी हम कभी उसकी तरफ जाएंगे तो वी विल बी नीडिंग न्यू थ्योरीज। उसमें से एक स्ट्रिंग थ्योरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं। इफ द पार्टिकल्स आर नॉट देयर, रादर वी हैव स्ट्रिंग्स, तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट एवरीथिंग नीड्स प्रूफ। एंड मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि ग्रेविटी को जब भी हम फुली अंडरस्टैंड करेंगे, दैट थिंग विल ऑल्सो कम फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स, नॉट फ्रॉम द लैब्स of the physics in the world, but from the astrophysics. That is my personal belief. सन पे विंड नहीं है, सन से विंड निकलती है। Because sun is made up of fourth state of matter, plasma. सन नॉर्मल मैटर का बना नहीं हुआ, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का बना हुआ है। तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उसकी एनर्जी और उसके टेम्परेचर की वजह से सरफेस से लीव करते हैं। तो सन 24 आवर्स पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंकता है, दैट इज सोलर विंड। सर एरो ऑफ टाइम क्या होता है? एरो ऑफ टाइम, एरो ऑफ टाइम इज सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में आप बोले तो टाइम हमेशा आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता। So that is represented by, in physics that is represented by, जैसे आप x axis y axis लेते हैं, that is represented by an axis that is called the arrow of time. हमेशा आगे की तरफ ही जाता है, पीछे नहीं आता। टाइम को एक डायमेंशन हम लेते हैं, that is represented by an axis, that is the arrow of time. जी जी जरूर। सर आपने हर स्लाइड में अपनी पिक्चर दी थी, वो क्यों दी? अच्छा, I was hoping this question, but किसी ने नहीं, आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। हर स्लाइड पे मैंने अपनी तस्वीर इसलिए दी क्योंकि ये जो फोटोग्राफ्स आपको मैंने दिखाई, ये जब मैंने शेयर की हैं अपने ग्रुप में, तो उसके साथ मैंने फोटोग्राफ लगाई है। इन इमेजेस को यहाँ बनाने के लिए स्पेशली नहीं बनाया, उधर से उठाया पेस्ट किया। तो इनमें बहुत फर्क है, कोई 1 महीना पुरानी है, कोई 2 महीने। तो साथ तस्वीर लगाई है कि जी सब पहचान जाएंगे जी ये मैंने किया। नहीं, ये मैंने, चूंकि कोई अगर आप नीचे डेट देखें ना तो कोई 2 महीने पुरानी है, कोई 4 महीने पुरानी है। तो ऐसा ना हो कि जी वो कॉपीराइट केस हो जाए, कोई तस्वीर के नीचे अपना नाम लगा दे, बोले जी मैंने ली है। तो वो मैंने अपनी डेजिग्नेशन नीचे लगाई है। बट जब ये मैंने बनाई प्रेजेंटेशन तो सारे मैसेज उठा के लगा दिए, हर किसी के नीचे मैंने। अच्छा जी, अगर आपने जुपिटर छोड़ के मुझे देखा तो शुक्रिया। जी सर वो सिंगल डायरेक्शन में टाइम क्यों है? टाइम सिंगल डायरेक्शन में क्यों है? आई थिंक आप पास्ट में जाके कुछ चेंज करना चाहती हैं। But that is one of the realities of the nature and the universe, that time always moves forward. Relativity हमें ये कहती है कि हम टाइम को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट फिजिक्स की कोई इक्वेशन हमें ये नहीं कहती कि हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। So that is one of the concerns. Maybe we don't know कि हम कभी टाइम को पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं कि नहीं,
बट ये भी हमें कंसर्न है कि अगर कभी ऐसा हमने किया तो हम पीछे जाके पता चले कि 1947 में हम जाके कोई धमाका कर रहे हैं और पाकिस्तानी ना बने, तो पता नहीं क्या हो। सो फार हम पीछे नहीं जा सकते, वी कैन स्लो डाउन टाइम लिटिल बिट, रिलेटिविटी हमें ये कहती है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स इन द नेचर विच वी कैन नॉट चेंज, इट इज पार्ट ऑफ द नेचर। जी जी, that was my first point. देखिए मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए पूरी कोशिश कर दी है, बाकी ये कि अगर मुझे मुस्तकिल सुनते रहेंगे ना तो आपको चौथे पांचवें दिन इंटरेस्ट हो जाएगा फिजिक्स से। जी सॉरी, रॉकेटरी की बात करें, रॉकेटरी के बारे में क्या क्वेश्चन? That is a complete subject. Rocketry is a complete subject. Rockets fuel burn करते हैं, they take humans and artificial satellites and other things into space. That is a complete rocket science. और वैसे भी आपको पता है जब हमने किसी मुश्किल चीज़ की एग्जाम्पल देनी होती है तो हम कहते हैं जी ये रॉकेट साइंस है, या जब हमने किसी आसान चीज़ की एग्जाम्पल देनी होती है तो हम कहते हैं जी ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग एंड आई नीड कंप्लीट टाइम टू टेल अबाउट द रॉकेट साइंस। जाने पे कितना खर्चा होगा सर? हमारे अपने जाने पे ना सर, मून तक जाने, मून तक सारी ज़मीनें अच्छा, मैं आपने खर्चे का जिक्र किया, अब ये बड़ी मज़ेदार बात है जी, ये भी सुन लें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, आप तो क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं शाम तक इधर ही खड़ा रहूँगा। चलिए सुने, कल या परसों एक रॉकेट स्पेस में गया है जिसमें 6 खवातीन गई हैं स्पेस में। अमेरिकन कंपनी है जो लोगों को स्पेस में लेके जाती है और 10 पैसों के लिए और वापस लाती है। कीप इन माइंड 100 किलोमीटर के बाद जब आप ऊपर चले जाते हैं दैट इज कॉल्ड कारमन लाइन, ये वर्ड याद रखें, कारमन लाइन। 100 किलोमीटर के बाद अगर आप ऊपर चले जाएं आप एस्ट्रोनॉट हैं। तो एक ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जेफ बेजोस इज वन ऑफ द वेरी बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक सेकंड या थर्ड रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस। उसकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, तो उसका रॉकेट लेके जाता है, सिर्फ 100 किलोमीटर को क्रॉस करता है, वापस आता है, 11 मिनट की फ्लाइट है। आपने मून का पूछा, मून तक हम आम लोगों को लेके नहीं जा रहे, सिर्फ 100 किलोमीटर तक ले जाने और वापस लाने में $1,50,000 लेता है वो पर पर्सन। 100 किलोमीटर आप 11 मिनट्स फ्लाइट, $1,50,000। फिर हम ना समझे, ना ही समझे जी जी। सर जैसे कि आपने ये स्पेस को इसी हद तक एक्सप्लोर किया हुआ है जी, मतलब गैलेक्सी वगैरह को, क्या सर ये रियल में भी ऐसे दिखते हैं जैसे हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं? क्योंकि जितने मोस्टली मैंने पिक्चर्स देखी है सारे ब्लैक, मतलब अलग लाइटिंग वो पूरी गैलेक्सी को शो कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके आसपास इतना अंधेरा क्यों है? देखिए मतलब ये मेरा ये कि हम उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो कि पिक्चर्स हम देखें और उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाए। देखिए जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं, जो मेरी टेलीस्कोप या इस लेवल की टेलीस्कोप्स की पिक्चर है वो तो ऐसी हैं जैसे आपने देखी है। जस्ट लाइक बड़ी बात है कि आपको गैलेक्सी नज़र आ जाए, इवन नज़र आ जाए बड़ी बात है, बट वो जो बुक्स में आप इमेजेस देखते हैं द गैलेक्सी जी, वो असल में उन टेलीस्कोप से ली जाती हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़ी बड़ी टेलीस्कोप से। यू नो टेलीस्कोप का साइज बिल्डिंग्स जितना है, और ये इमेजेस डायरेक्टली आप आई से नहीं देखते, ये प्रोसेस्ड इमेज होता है, इसमें इन्हांसमेंट होती है कलर्स की, तो वो आप वैसे देख सकते हैं, आम तरीके से वही देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया है वैसे। जब आपने देखी ये पिक्चर्स या फिर मतलब आपका इंटरेस्ट है तो आप क्या अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि मतलब आपको कैसे फील होता है जब कैसे फील होता है, एग्जैक्ट कैसे फील होता है वो मैं यहाँ आपको करके दिखा नहीं सकता हूँ बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। ये जो कॉमेट मैंने आपको दिखाया, ब्राइट कॉमेट्स जो आम आंख से नजर आए ना, ये बहुत कम नजर आते हैं। सो व्हेन आई केम टू नो कि कॉमेट आ रहा है, तो जब मैं ढूंढ रहा था वेयर इज द कॉमेट, वी नो द पोजीशन, और जब कॉमेट मिला
तो मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास कितने लोग खड़े थे, कुछ फैमिली के, कुछ दोस्त है, बट माई फीलिंग वॉज लाइक सो मैं रात पे जब गैलेक्सी देख लेता हूँ कोई नहीं होता और मैं लाइक दैट इज ओवरवेलमिंग फीलिंग। सर हमने भी अक्सर स्टार को, जैसे आपने बताया कमेंट्स से, शायद हमने अक्सर सुना है कि स्टार टूट जाते हैं। नहीं, स्टार नहीं टूटते। मतलब सर हमने कुछ लाइट, जैसे आज मैंने मतलब सीखा है कि वो बहुत चीज़ है। तो सर जब हम उसको देखते हैं सर आपकी आवाज़ नहीं है। या आपकी जो रिलेशन है कि जो आप अभी टॉक्सी हुआ कर रही है इसमें खास ये बोला कि ऊपर डॉक्टर साहब ने बात की अरोड़ा है, ने बोला कि बात की, ठीक है। तो अभी जो ईरान का जो टॉक्सी हुआ चल रहा है कि लोग का अपना गन बना है, अपना वेपन बना है, उसमें सेम जो बोला वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिए उसको, तो भी इंशाल्लाह आपको ये चांस से इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और ये एग्जिस्ट भी करती है। दैट जस्ट ओनली आपके वो जो कंपाइनमेंट टाइम है सर, वो कंपाइनमेंट टाइम आपकी मतलब कंपाइनमेंट टाइम थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।